बहुत समय पहले जब जीवन की रफ्तार धीमी थी और लोग प्रकृति की धड़कनों के साथ जीते थे, राजस्थान की पावन धरती पर एक छोटा सा गांव बसा था। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा विशाल थी। सुबह होते ही धूप खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती, मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती, तालाबों में खिले कमल, पेड़ों पर बैठे पक्षियों का संगीत और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज, सब मिलकर जैसे जीवन का मधुर राग रचते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, मिट्टी का बना लेकिन प्रेम से भरा हुआ। यह घर था एक कुम्हार परिवार का। मिट्टी उनके लिए सिर्फ काम नहीं थी, वह उनकी भाषा थी, उनका विश्वास था। उसी घर में जन्मी एक बच्ची गौरी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी, जैसे उनमें कोई अनकही कहानी छिपी हो। बचपन से ही उसे मिट्टी से अजीब सा लगाव था। वह मिट्टी को छूती तो जैसे उसमें जान आ जाती। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वह मिट्टी को आकार देती। जब वह हंसती, उसके हाथों में घूमती मिट्टी भी मुस्कुरा उठती। गांव के बुजुर्ग कहते, यह बच्ची सिर्फ मिट्टी नहीं घड़ती, यह भाव घड़ती है। समय धीरे धीरे बहता रहा। गौरी बड़ी होती गई, उसके हाथों की कला भी परिपक्व होती गई। उसने जो मूर्तियां बनाई, उनमें सिर्फ सौंदर्य नहीं था, उनमें संवेदना थी। कभी वह माँ की ममता घड़ती तो कभी विरह का दर्द, कभी प्रार्थना का मौन। तो लोग दूर दूर से उसकी कला देखने आने लगे। उसके माता पिता गर्व से कहते, हमने इसे मिट्टी दी, इसने मिट्टी को आत्मा दी। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष गांव पर विपत्ति छा गई। लगातार वर्षा, बीमारी और कुछ ही दिनों में गौरी ने अपने माता पिता को खो दिया। उस दिन के बाद घर वही था, पर घर जैसा कुछ भी नहीं बचा। चाक थम गया, दिए बुझ गए और एक कलाकार का मन मौन हो गया। दिन बीतते रहे, वह मिट्टी को देखती लेकिन उसे छूती नहीं। एक रात जब बाहर वर्षा की हल्की बूंदें गिर रही थी, उसे लगा जैसे कोई परिचित स्वर भीतर से कह रहा हो, मिट्टी बिखरती नहीं, वह धीरे से नया रूप लेती है। उसने कांपते हाथों से मिट्टी उठाई, चाक घुमाया, पहला स्पर्श, पहला कंपन और फिर आकार दिया। उस दिन के बाद उसकी कला बदल गई। अब उसकी मूर्तियों में जीवन के रंग थे, दर्द, स्मृति, आशा और प्रेम थे। इसी बीच राज्य में वसंत उत्सव की घोषणा हुई। यह मेला केवल व्यापार नहीं, प्रतिभा की पहचान माना जाता था। बहुत सोचने के बाद गौरी ने जाने का निर्णय लिया। रात दिन मेहनत, छिले हाथ, थकी आंखें, लेकिन मन अडिग था। मेले का दिन आया। चारों ओर रंग, संगीत, भीड़ और उत्साह था। लेकिन उस भीड़ में एक छोटी सी दुकान थी, शांत पर अलग। वहीं पहली बार उसकी मुलाकात हुई एक युवक से, आर्यव्रत से। साधारण वेश लेकिन व्यक्तित्व असाधारण। उसने एक मूर्ति उठाई, देर तक देखता रहा, फिर धीमे से कहा, इसमें प्रार्थना की शांति है और पीड़ा की गहराई भी। यहीं से शुरू हुई एक कहानी जो मिट्टी से उठकर नियति तक पहुंचने वाली थी। वसंत महोत्सव पूरे राज्य की धड़कन बन चुका था। जहां देखो रंग ही रंग, कहीं लोक नृत्य तो कहीं वाद्य यंत्रों की मधुर धुन, कहीं सुगंधित पकवानों की खुशबू और कहीं कलाकारों की अद्भुत रचनाएं। भीड़ उमड़ रही थी, आवाजें मिलकर एक उत्सव गान रच रही थी। लेकिन उस भीड़ के बीच एक कोना ऐसा भी था जहाँ शोर नहीं, शांति थी। वहीं बैठी थी गौरी। उसकी छोटी सी दुकान
मिट्टी के दिए, घड़े, मूर्तियां, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो लोगों को रोक देता। कोई कहता ये आंखें जीवित लगती है, कोई कहता इनमें भाव कैसे आ गए। गौरी कुछ नहीं कहती, वह केवल देखती और मुस्कुराती और फिर मिट्टी को आकार देने लगती। उसी समय भीड़ को चीरता हुआ एक युवक वहां आकर ठहर गया। वह साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसकी दृष्टि साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में प्रसन्न भी था और शांति भी। यह था आर्यव्रत। वह देर तक बिना कुछ कहे मूर्तियों को देखता रहा, जैसे वह उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक देवी प्रतिमा उठाई। उसकी उंगलियां मूर्ति के चेहरे पर ठहर गई। धीरे से बोला, इसमें करुणा है लेकिन कमजोरी नहीं, दर्द है लेकिन टूटन नहीं। गौरी पहली बार चौंकी। किसी ने उसकी कला को इतनी गहराई से समझा था। उसने धीमे स्वर में कहा, भाव मिट्टी में नहीं मन में जन्म लेते हैं। आर्यव्रत मुस्कुराया, तो आपका मन बहुत विशाल होगा। गौरी छेप गई। उसने नजरें झुका ली। आर्यव्रत ने मूर्ति खरीद ली, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़े। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मैं फिर आ सकता हूँ? गौरी ने उत्तर नहीं दिया, बस हल्का सा सिर झुका दिया। और उस क्षण एक मौन संबंध जन्म ले चुका था। अगले दिन भीड़ पहले से ज्यादा थी, लेकिन आर्यव्रत फिर उसी दुकान के सामने खड़ा था। आज उसने कुछ नहीं खरीदा, बस बैठ गया और चुपचाप उसे काम करते देखता रहा। कुछ देर बाद बोला, जब आप मिट्टी को छूती है तो लगता है समय धीमा हो जाता है। गौरी ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसने पूछा, आप कौन हैं? आर्यव्रत ने हल्की हंसी के साथ कहा, एक यात्री जो अर्थ खोज रहा है। गौरी बोली, अर्थ बाहर नहीं भीतर मिलता है। आर्यव्रत ने उत्तर दिया, शायद इसलिए मैं यहाँ खिंचा चला आया। दिन बीतते गए, मुलाकातें बढ़ती गई। पहले कला पर चर्चा, फिर जीवन पर और फिर सपनों पर। गौरी ने बताया, वह एक ऐसा स्थान बनाना चाहती है जहाँ गरीब बच्चे कला सीख सके, जहाँ प्रतिभा पैसे की मोहताज न हो। आर्यव्रत ने कहा, और मैं चाहता हूँ ऐसा राज्य जहाँ कोई स्वयं को छोटा महसूस न करे। दो अलग जीवन, लेकिन उद्देश्य एक ही। धीरे धीरे शब्द कम पड़ने लगे। मौन बोलने लगा। एक शाम गौरी नदी किनारे मिट्टी इकट्ठा कर रही थी। सूर्य ढल रहा था। पानी पर सुनहरी लहरें बन रही थी। आर्यव्रत वहां आ पहुंचा। अकेली क्यों आई हो? गौरी ने बिना देखे कहा, मैं कभी अकेली नहीं होती, मिट्टी मेरे साथ होती है। आर्यव्रत कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, और अगर कोई मन भी तुम्हारे साथ होना चाहे? गौरी का हाथ रुक गया। उसने धीरे से कहा, मन साथ देने से पहले सत्य जानना चाहता है। आर्यव्रत ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब दोनों के बीच एक अनकहा बंधन था। वे साथ चलते, साथ मौन रहते, साथ सपने देखते, लेकिन गौरी के भीतर एक भय था। एक रात उसने कहा, तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी अलग। ये राह आसान नहीं। आर्यव्रत ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, राह कठिन हो सकती है, पर यदि मन सच्चा हो तो मंजिल मिलती है। गौरी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, कभी कभी प्रेम त्याग भी मांगता है। आर्यव्रत ने उत्तर दिया, और कभी प्रेम ही शक्ति बन जाता है। उस रात चांद पूरा था, लेकिन दोनों के मन में अनिश्चितता की छाया थी। उसी समय राजमहल में हलचल शुरू हो चुकी थी। युवराज के लगातार बाहर रहने की खबर रानी तक पहुंच गई थी।
मंत्री त्रिलोचन की दृष्टि में यह अवसर था। उसने रानी से कहा, प्रेम व्यक्ति को कमजोर कर देता है। रानी मौन रही, लेकिन चिंता का बीज बोया जा चुका था। इधर मेले का अंतिम दिन आ गया। गौरी अपनी दुकान समेट रही थी। आर्यव्रत आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, यदि मैं तुम्हें एक सत्य बताऊं, क्या तुम विश्वास करोगी? गौरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का भय था। सत्य विश्वास से बड़ा नहीं होता, पर असत्य संबंध को तोड़ देता है। आर्यव्रत ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उसी क्षण राजकीय सैनिकों का दल दूर दिखाई दिया। आर्यव्रत ने तुरंत मुख फेर लिया। गौरी समझ नहीं पाई, लेकिन उसने पहली बार दूरी महसूस की। उस रात दोनों अपने अपने मार्ग पर थे, लेकिन दोनों के भीतर तूफान था। प्रेम जन्म ले चुका था, पर नियति अभी मौन नहीं हुई थी, और यहीं से शुरू होने वाला था सत्य संघर्ष और परीक्षा का अध्याय। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर उस दिन असामान्य सन्नाटा था। गलियारों में पहरे खड़े कर दिए गए थे। रानी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। मंत्री त्रिलोचन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। युवराज इन दिनों अक्सर राज्य से बाहर रहते हैं, त्रिलोचन ने धीमे स्वर में कहा, और कारण एक कुम्हारिन। रानी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने आदेश दिया, सत्य पता लगाया जाए। उधर गौरी अपने गांव लौट आई थी। मेला समाप्त हो चुका था, पर उसके भीतर एक नया आरंभ जन्म ले चुका था। वह पहले से अधिक मन लगाकर काम करने लगी, लेकिन अब उसकी हर रचना में एक नया भाव था। वह मिट्टी को छूते समय अनजाने में मुस्कुरा देती, फिर अचानक ठहर जाती, जैसे स्वयं से प्रसन्न कर रही हो। यह मार्ग कहाँ ले जाएगा? कुछ ही दिनों बाद गांव में अजनबी चेहरों की आवाजाही बढ़ने लगी। लोग फुसफुसाते, कुछ उसे देखकर चुप हो जाते। एक शाम जब वह चाक घुमा रही थी, एक बूढ़ी महिला ने पास आकर धीमे स्वर में कहा, बेटी, बड़े लोग छोटे दिलों से खेलते हैं, सावधान रहना। गौरी समझ नहीं पाई, लेकिन उसके मन में एक अनजाना भय जाग उठा। उसी रात आर्यव्रत गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर पहले जैसी सहजता नहीं थी। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। गौरी ने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? आर्यव्रत ने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हें एक सत्य बताना है, मैं साधारण यात्री नहीं हूँ। गौरी की उंगलियां मिट्टी पर ठहर गई। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। कुछ क्षण पूर्ण मौन। चाक धीरे धीरे रुक गया। मिट्टी अधूरी रह गई। गौरी ने सिर झुका लिया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई आरोप नहीं लगाया, बस इतना कहा, तो हमारा मिलना भी नियति का खेल था। आर्यव्रत ने कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मैं सही समय खोज रहा था। गौरी की आंखें नम थी। सत्य देर से भी आए तो भी संबंध को हिला देता है। आर्यव्रत ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें अपने साथ जीवन में स्थान देने आया हूँ। गौरी पीछे हट गई। राज्य और गांव, सिंहासन और मिट्टी, ये दो दुनिया है। आर्यव्रत ने दृढ़ स्वर में कहा, मन की दुनिया एक ही होती है। उस रात दोनों बहुत देर तक मौन रहे। प्रेम था पर भय भी था। उधर महल में योजना बन चुकी थी। त्रिलोचन ने सैनिकों को आदेश दिया, गांव में अफवाहें फैलाओ, लोगों के मन बदल दो। कुछ ही दिनों में गांव का वातावरण बदल गया। लोग दूरी बनाने लगे। किसी ने कहा, युवराज का मन बहलाने का साधन है। किसी ने कहा, सत्ता के पास प्रेम नहीं होता।
गौरी ने पहली बार अपने अस्तित्व को बोझ की तरह महसूस किया। उसने आर्यव्रत से मिलने से मना कर दिया। जब वह आया, उसने द्वार नहीं खोला। अंदर बैठी वह रोती रही। बाहर खड़ा वह मौन रहा। अंततः उसने दरवाजे के पार से कहा, प्रेम यदि पीड़ा का कारण बन जाए तो उसे त्याग देना ही उचित है। आर्यव्रत ने उत्तर दिया, प्रेम त्याग से नहीं सत्य से जीवित रहता है। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुछ दिन बाद गांव के बाहर एक साधु प्रकट हुआ। वह शांत था, उसकी दृष्टि गहरी थी। उसने गौरी से कहा, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारा प्रेम स्वार्थ से मुक्त है तो उसे परीक्षा से गुजरना होगा। उसने एक प्राचीन मंदिर का मार्ग बताया, घने जंगलों के पार, जहाँ केवल सत्य टिकता है। गौरी दुविधा में थी, लेकिन उसी रात आर्यव्रत फिर आया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ाया। गौरी ने क्षण भर देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और यहीं से आरंभ हुई यात्रा। रात गहरी थी, जंगल का मार्ग सकरा था। पेड़ों की छाया धरती पर अजीब आकृतियां बना रही थी। दूर कहीं पशु की आवाज, हवा की सरसराहट और कदमों की धीमी आहट। गौरी थक रही थी, लेकिन रुकना नहीं चाहती थी। आर्यव्रत हर कदम पर साथ था। कभी वह आगे बढ़कर रास्ता साफ करता, कभी पीछे मुड़कर देखता कि वह सुरक्षित है या नहीं। एक स्थान पर तेज बहती धारा मिली। पत्थर फिसलन भरे थे। गौरी का पैर डगमगाया। आर्यव्रत ने तुरंत उसे संभाल लिया। उसने कहा, डरना स्वाभाविक है, रुक जाना नहीं। काफी देर बाद पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। टूटी दीवारें थी, काई जमी हुई सीढ़ियां थी, लेकिन वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही जैसे समय ठहर गया हो। एक मंद प्रकाश और गूंजती हुई ध्वनि, जो प्रेम को स्वार्थ से ऊपर रखेगा वही सफल होगा। गौरी घुटनों के बल बैठ गई। उसने मिट्टी उठाई। धीरे धीरे सावधानी से भाव के साथ उसने घड़ा गढ़ना शुरू किया। हर स्पर्श में स्मृति, हर घुमाव में विश्वास, हर रेखा में समर्पण। आंसू गिरते रहे पर हाथ नहीं रुके। जब घड़ा पूर्ण हुआ, मंदिर सुनहरी रोशनी से भर उठा। एक दिव्य आभा उस घड़े से प्रस्फुटित हुआ। आर्यव्रत स्तब्ध रह गया। गौरी थककर भूमि पर गिर पड़ी। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब सत्य हमारा मार्ग दिखाएगा। लेकिन परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। मंदिर से लौटते समय दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजकीय सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। दोनों ने छिपकर मार्ग बदला, लंबा रास्ता चुना, थकान सहन की। अंततः वे गांव पहुंचे, लेकिन गांव बदल चुका था। लोगों ने मुंह फेर लिया। एक वृद्धा ने कहा, रानी का आदेश है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। गौरी की आंखें भर आई। आर्यव्रत ने दृढ़ स्वर में कहा, अब सत्य महल में ही बोलेगा। और दोनों राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल के विशाल द्वारों के सामने जब आर्यव्रत और गौरी पहुँचे, तब सूरज ढलने को था। आसमान में हल्की लालिमा थी और महल के ऊंची दीवारों उस प्रकाश में और भी गंभीर दिखाई दे रहा था। सैनिकों ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आर्यव्रत ने अपना वास्तविक परिचय दिया, वातावरण बदल गया। दरवाजे खुल गए। महल के भीतर खबर बिजली की तरह फैल गई। युवराज लौट आए हैं और उनके साथ वही कुमारिन है। दरबार सजा हुआ था। रानी सिंहासन पर विराजमान थी। मंत्री त्रिलोचन उनके दाहिने खड़ा था। उसके चेहरे पर कृत्रिम संतुलन और भीतर छिपी
बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट थी। सबकी नजरें गौरी पर टिक गई। साधारण वस्त्र, थकी आंखें, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। रानी ने कठोर स्वर में कहा, युवराज, ये क्या अनर्थ है? राज्य की मर्यादा का विचार भी नहीं किया। आर्यव्रत ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता, मैं अनर्थ नहीं, सत्य लेकर आया हूँ। गौरी ने धीरे से आगे बढ़कर वह दिव्य घड़ा प्रस्तुत किया। दरबार में हलचल हुई। रानी ने तिरस्कार से कहा, एक मिट्टी का घड़ा राज्य की मर्यादा सिद्ध करेगा। आर्यव्रत बोला, यह केवल घड़ा नहीं, यह प्रेम की परीक्षा का प्रमाण है। त्रिलोचन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अविश्वास और अहंकार था। उसने घड़ा हाथ में लिया और जोर से भूमि पर पटक दिया। तेज ध्वनि गूंजी, लेकिन घड़ा नहीं टूटा। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने फिर पूरी शक्ति से प्रहार किया। घड़ा वैसा ही सुरक्षित रहा। रानी सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उन्होंने स्वयं घड़े में पानी भरवाया। सबकी सांसें थम गई। पानी भरा रहा, एक बूंद भी नहीं रिसी। गौरी ने शांत स्वर में कहा, जो संबंध स्वार्थ से मुक्त होता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। रानी की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। उनकी आंखों में वर्षों पहले का स्मरण उभरा। एक बालक आर्यव्रत जो कहता था कि वह न्याय और सत्य के साथ जीना चाहता है। त्रिलोचन ने स्थिति संभालने की कोशिश की। उसने कहा, महारानी, यह छल है, जादू है। आर्यव्रत का स्वर गूंजा, छल वह है जो आपने फैलाया। आपने असत्य से लोगों के मन बदले। दरबार में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सैनिकों ने स्वीकार किया कि अफवाहें मंत्री के आदेश से फैलाई गई थी। त्रिलोचन का चेहरा पीला पड़ गया। रानी ने कठोर आदेश दिया, त्रिलोचन को बंदी बनाया जाए। सैनिक आगे बढ़े। सत्ता का अभिमान उसी क्षण टूट गया। रानी धीरे धीरे गौरी के पास आई। उनका स्वर अब कठोर नहीं था। बेटी, मैंने तुम्हें जाने बिना तुम्हारा अपमान किया। क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? गौरी की आंखें भर आई। उसने झुककर कहा, मैं किसी वैर नहीं रखती। मेरा विश्वास है कि सत्य देर से सही प्रकट अवश्य होता है। दरबार भावुक हो उठा। रानी ने घोषणा की, आज से गौरी इस राज्य की पुत्र वधू होगी। जयघोष गूंज उठा। लेकिन आर्यव्रत ने आगे बढ़कर कहा, विवाह केवल स्वीकार नहीं, संकल्प भी होगा। हम ऐसा राज्य बनाएंगे जहां सम्मान जन्म से नहीं, कर्म से मिले। रानी ने सिर हिलाकर सहमति दी। कुछ दिनों बाद विवाह की तैयारी शुरू हुई। राजसी वैभव था, लेकिन गौरी ने सादगी चुनी। उसने मिट्टी की चूड़ियां पहनी, वही वस्त्र धारण किए जो उसकी पहचान थे। आर्यव्रत ने भी राशि आभूषण त्याग दिए। विवाह के समय अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्र गूंजे, 7 फेरे लिए गए। हर फेरे के साथ एक वचन लिया गया, समानता का, सेवा का और सत्य का। राज्य में उत्सव छा गया। विवाह के बाद आर्यव्रत का राज्याभिषेक हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उसका पहला आदेश था, हर गांव में कला केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कोई भी कलाकार अभाव के कारण अपनी प्रतिभा नहीं छोड़ेगा। गौरी ने स्वयं पहला कला केंद्र खोला। बच्चों के हाथों में मिट्टी थी और आंखों में सपने। राज्य बदलने लगा। कला, श्रम और सम्मान का नया युग शुरू हुआ। एक शाम महल की छत पर दोनों साथ खड़े थे। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरा था। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, मिट्टी ने मुझे जीवन दिया। आर्यव्रत ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारे विश्वास ने। दोनों मौन हो गए। नीचे राज्य दीपों से जगमगा रहा था। लोग कहते हैं, आज भी यदि किसी मंदिर में चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा दिखाई दे, तो समझ लेना वह उस सत्य का प्रतीक है कि प्रेम
जब धैर्य और विश्वास से जुड़ता है तो वह कभी नहीं टूटता। विवाह के बाद राज्य में केवल उत्सव ही नहीं, परिवर्तन का आरंभ हुआ। महल के भव्य द्वार अब केवल राजसी वैभव का प्रतीक नहीं रहे, वे सेवा और न्याय के लिए खुले रहने लगे। आर्यव्रत ने राजगद्दी संभालते ही दरबार की व्यवस्था बदली। पहले जहां फरियादी घंटों प्रतीक्षा करते थे, अब हर सप्ताह जन सुनवाई होने लगी। दूर दराज के गांव से लोग आते, अपनी बात कहते और समाधान लेकर लौटते। रानी ने भी स्वयं को बदलते समय के साथ ढाल लिया। उनका कठोर अनुशासन अब करुणा के साथ जुड़ गया था। गौरी ने अपने वचन के अनुसार कला केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। उसने पहला केंद्र उसी गांव में खोला जहां कभी उसके माता पिता मिट्टी घड़ते थे। वह स्थान अब केवल कार्यशाला नहीं, आशा का घर बन गया। गरीब बच्चे जिनके हाथों में पहले श्रम की कठोरता थी, अब उन्हीं हाथों में सृजन की कोमलता आ गई। कोई घड़ा बनाता, कोई दिया तो कोई मूर्ति, और हर रचना में आत्मविश्वास का प्रकाश झलकता। गौरी बच्चों को केवल कला नहीं सिखाती थी, वे उन्हें धैर्य, सम्मान और आत्मविश्वास भी सिखाती। वह कहती, मिट्टी को आकार देने से पहले मन को स्थिर करना सीखो। जो भीतर स्थिर होता है वही बाहर सुंदर बनता है। बच्चे उसे गुरु नहीं, मार्गदर्शक मानते। धीरे धीरे राज्य के अलग अलग हिस्सों में कला केंद्र खुलते गए। शिल्प, चित्रकला, बुनाई, धातु कला, हर क्षेत्र में नई पीढ़ी तैयार होने लगी। आर्यव्रत ने किसानों के लिए भी नई योजनाएं आरंभ की। जल संरक्षण के लिए तालाबों का पुनर्निर्माण हुआ। कर व्यवस्था सरल की गई। छोटे कारीगरों को बाजार तक पहुंच मिली। राज्य की समृद्धि केवल राजकोष में नहीं, लोगों के जीवन में दिखाई देने लगी। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रही। महल की ऊंची छत से जब भी गौरी राज्य को देखती, उसे लगता जैसे मिट्टी का वह छोटा सा घड़ा अब पूरे राज्य का रूप ले चुका है, सुदृढ़, संतुलित और जीवन से भरा। एक दिन कई वर्षों के बाद वह अपने पुराने घर गई। मिट्टी का वही आंगन, वही चाक, वही दीवारें, सब कुछ बदला भी था और वैसे भी था। उसने चाक पर हाथ रखा। क्षण भर के लिए उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपने माता पिता की स्मृति स्पष्ट महसूस हुई, जैसे वे अब भी उसके हाथों की हर गति में साथ हो। उसने धीरे से चाक घुमाया और एक छोटा सा दिया बनाया। उस दिए को उसने महल के मंदिर में स्थापित किया। वह दीवा केवल स्मृति नहीं, कृतज्ञता का प्रतीक था। उधर दरबार में एक नई चुनौती सामने आई। पड़ोसी प्रदेश में अकाल पड़ा था और अनेक परिवार शरण लेने राज्य की सीमा पर पहुंच रहे थे। मंत्रियों ने चिंता व्यक्त की कि संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। आर्यव्रत ने कहा, जहां करुणा सीमित हो जाए, वहां समृद्धि का अर्थ समाप्त हो जाता है। शरणार्थियों के लिए अन्न, आश्रय और कार्य की व्यवस्था की गई। गौरी ने कला केंद्रों के द्वार उनके बच्चों के लिए भी खोल दिए। धीरे धीरे वे लोग भी राज्य की प्रगति का हिस्सा बन गए। राज्य में एक वार्षिक उत्सव आरंभ हुआ, सृजन पर्व। उस दिन महल के प्रांगण में कलाकार अपनी रचनाएं प्रदर्शित करते। कोई राजसी प्रतियोगिता नहीं होती, केवल सम्मान और संवाद होता। पहले सृजन पर्व के दिन गौरी ने वही दिव्य घड़ा दरबार में स्थापित किया। उसने कहा, ये हमें याद दिलाता है कि शक्ति भारी वैभव में नहीं, भीतर के संतुलन में है। वर्षों बाद जब रानी वृद्ध हो गई, उन्होंने एक दिन गौरी का हाथ पकड़कर कहा, तुमने इस राज्य को वह दिया जो राजसी आदेश कभी नहीं दे सकते थे, वो था विश्वास। गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, विश्वास दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। समय के साथ आर्यव्रत और गौरी के जीवन में भी नई खुशियां आई। उन्होंने अपने बच्चों को महल की सुविधाओं में नहीं, साधारण जीवन की समझ के साथ पाला।
उन्हें खेत दिखाए, कार्यशालाएं दिखाई, लोगों से मिलवाया। उन्होंने सिखाया कि शासन अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। एक संध्या जब आकाश में हल्का नीला अंधकार उतर रहा था और महल के आंगन में दिए जल चुके थे, दोनों छत पर साथ खड़े थे। दूर गांव की रोशनी टिमटिमा रही थी। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी लगता है यह सब एक सोपन था। आर्यव्रत ने मुस्कुराकर कहा, सोपन वही सच्चा होता है जो जागते हुए पूरा किया जाए। कुछ समय बाद आर्यव्रत ने राज्य की बागडोर परिषद के साथ साझा की, ताकि व्यवस्था व्यक्ति पर निर्भर न रहे, व्यवस्था स्वयं सुदृढ़ बने। गौरी ने कला केंद्रों की जिम्मेदारी अपने शिष्यों को सौंपनी शुरू की। वह स्वयं अब अधिक समय शिक्षण और मार्गदर्शन में देने लगी। उसने एक वचन दिया, जब तक मेरे हाथों में स्पर्श है, मैं सृजन की ज्योति जलाती रहूंगी। राज्य में लोग अक्सर कहते, यदि किसी मंदिर में चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा दिखाई दे तो समझ लेना कि वहाँ केवल पूजा नहीं, संकल्प भी जीवित है, धैर्य का, प्रेम का और सत्य का। और इस प्रकार एक कुम्हारन की साधना और एक युवराज के संकल्प ने मिलकर यह सिद्ध किया, जब मनुष्य अपने भीतर की करुणा को जगाता है तब मिट्टी भी अमर प्रतीक बन जाती है। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर वह हाथ जो सृजन करता है इस कथा को आगे बढ़ाता है। हर वह हृदय जो सत्य चुनता है इस वचन को जीवित रखता है। सच्चा प्रेम कभी नहीं टूटता, वह समय के साथ और दृढ़ होता जाता है। यदि यह कथा आपके मन को छू जाए तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्रेरणा बांटने से बढ़ती है। आपका एक शब्द, एक विचार, एक प्रयास किसी और के जीवन में नई ज्योति जगा सकता है।